हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो उसका लेक्चर नंबर 6 था। ये आपको सीबीएसई में मिलेगा, काफ़ी स्टेट बोर्ड में मिलेगा, आरबीएसई में तो ऑब्वियसली है ही। ठीक है। सो आज अपन बात करने वाले हैं एक कंडक्टिंग स्फेयर लेने वाले हैं, उसके ऊपर चार्ज है। हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर, प्रीवियस चैप्टर के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर एक नॉन कंडक्टिंग शेल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो चार्ज उसकी सरफेस पे रहता है, और शेल का मतलब आपको पता है वो अंदर से हॉलो होगा, खोखला होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात मैं ऑलरेडी उस टाइम क्लियर कर चुका था। यानी आपके एग्जाम में आवेशित चालक गोला या फिर अचालक खोखला गोला, दोनों में से किसी की वजह से अगर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की गणना करनी है तो उस केस में अपन ये वाला डेरिवेशन करेंगे। तो हमने जैसे वहाँ पे भी आपको बताया था, 3 पॉइंट होते हैं, एक इस सरफेस के बाहर, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस के अंदर। अब लास्ट जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर अपन को गॉसियन सरफेस यानी गाउसियन सतह की कल्पना करनी पड़ती थी, इमेजिन करना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अपन को फॉर्मूला लगाना है। तो अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पड़ा है एट पी अपन निकाल रहे हैं, तो वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस दिया है वो आ रही है, तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे और फिर पूरे लाइन के लिए, पूरे डिस्टेंस के लिए अपन पोटेंशियल वी की कैलकुलेशन कर लेंगे। अपन को पता है पी पॉइंट के ऊपर एक स्फीयर की वजह से, गोले की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये पढ़ रखा है अपन ने। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में के क्यू अपॉन डिस्टेंस है आर स्क्वायर और ये आर के। अभी अपन जो लास्ट चैप्टर अपन ने जो पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर, उसमें से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल है, इसको यहाँ पे अपन को रखना है। तो वी भी हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब ई की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये आर कैप और ये डॉट डी आर वेक्टर। अब ये जो आर कैप है और ये जो डी आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम ही है, क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर भी इसी के अलॉन्ग होगा, इस डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में डी आर वेक्टर भी है और इसी की डायरेक्शन में आर कैप भी है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 का। तो जब अपन वैल्यू रखेंगे तो ये आपको पता है, इसमें जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो के क्यू बाहर आ जाएगा 1/r स्क्वायर एज इट इज, और ये डी आर और कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा आपको पता है, मैंने बताया कितना हो गया, 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आर कैप का कोई वो नहीं है, क्योंकि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1। तो जब अपन सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, आपको पता है ना, जब अपन डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो अपन क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और ये कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड खुद डी आर ही था, और आर कैप का जो मैग्नीट्यूड हो कितना होता है, हमेशा 1। कोई भी यूनिट वेक्टर हो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण कितना होता है, हमेशा 1, एकांक सदिश होता है उसका परिमाण। तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कॉस थीटा की, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। डी आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है 1/r स्क्वायर का। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, आपको पता है, ये जो पावर ऊपर जाएगी तो r की पावर -2, इंटीग्रेशन में +1 और नीचे भी -2 +1। ये फॉर्मूला आई थिंक सो पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -1 और नीचे आ रहा है -1। सॉल्व करने पे माइनस का 1/r, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस का 1/r। सीधा रखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस के क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/r। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट अगर आप देखें तो आपको क्लियरली दिख रही होगी, ये पॉइंट अपन 0 मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ये पॉइंट r। तो 0 से r अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इस केस में आपके पास जो आंसर है सीधे सीधा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन r। तो अपन डायरेक्टली भी चाहे तो लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो आंसर है वो कितना हो गया, पी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है, लिख देते हैं अपन इसको प्रॉपरली, के क्यू अपॉन r एट पॉइंट P। ठीक है, इतनी बात आपको शायद आई थिंक समझ आ गई होगी।
सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो वेक्टर वगैरह लगाना नहीं है। नेक्स्ट अगर ये जो पॉइंट है वो किस पे हो, सरफेस पे हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा आर इक्वल्स टू क्या होगा, आर ही तो होगा। इस वाले केस में अपन को पता है जब सरफेस के बाहर होता है तो जो स्मॉल आर होता है वो कैपिटल आर से बड़ा होता है। इस वाले केस में आर जो होता है वो आर के इक्वल होता है और इस वाले केस में आर से छोटा होता है। तो यहाँ पे अपन को सिर्फ आर की जगह क्या रखना है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते हैं वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब इस लास्ट पॉइंट पे बहुत ही अच्छे से सोच समझ के इसका डेरिवेशन अपन को करना है। तो वो देखते हैं अपन। डेरिवेशन क्या है भाई, कि जब अपन पी पॉइंट के ऊपर चार्ज को लेकर आने की कोशिश करेंगे, इनफाइनाइट से अनंत से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे भी अनंत से ही लेकर आए, सॉरी फॉर द रेफरेंस। ये भाई हमारे पास जो ये पॉइंट था इनफाइनाइट था और ये कहा था आर था, कि भाई अपन को उसको कहाँ से यहाँ पे लेके आना है, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लेके आना है। तो इसके बाद अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताऊँ तो हो जाएगी के क्यू अंदर आ जाएगा 1/r माइनस 1/, है ना, पहले अपर लिमिट r और फिर लोअर लिमिट इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट से r तक ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से r तक है, क्योंकि अपन इनफाइनाइट से पॉइंट को लेकर आ रहे हैं इस p पॉइंट पे। तो यहाँ पे 1/r माइनस 1/, के लिए 0, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो अपन लेकर आए होंगे इसको भी अपन पूरा एक बार लिख देते हैं कि Vp की जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सेम इंटीग्रेशन आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर माइनस का साइन इनफाइनाइट से आर तक। तो Vp की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सीधी सीधी के क्यू अपॉन आर। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई वैसा इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, उससे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना है, सरफेस के बाहर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। अब मैंने पढ़ा है ना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ ना कुछ है, के क्यू अपन आर स्क्वायर, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। तो जब अपन चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लेकर आएंगे, तो मैं चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, तो मेरे को कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी यहाँ तक, इसके सरफेस तक। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए मैं डायरेक्ट पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर मुझे पी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो चार्ज को सबसे पहले मैं इनफाइनाइट से आर तक लेकर आऊँगा और फिर कैपिटल आर तक लेकर आऊँगा और फिर कैपिटल आर से कहाँ पे लेके आऊँगा, स्मॉल आर तक। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो यहाँ पे अपन वही लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और यहाँ पे भी ई वेक्टर और ये डॉट ई आर वेक्टर। ठीक है, माइनस का साइन तो आता ही है, तो ये माइनस प्लस और इसका माइनस। ठीक है ना, फॉर्मूले का माइनस है और बीच में एडिशन का साइन, क्योंकि अपन दो अलग अलग, एक इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा 0। कैसे लिखा भाई यहाँ पे अपन ने, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड यानी अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, इसलिए वाला पार्ट कितना हो गया, 0। और इसकी वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस ई पूरा लिख देते हैं चाहिए तो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वही डी आर वैक्टर इनफाइनाइट से आर तक। अब ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन, ओके इसमें भी हमने नहीं लिखा, आर कैप और डॉट डी आर वैक्टर। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, वो टर्म तो वैसे भी 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पे अपन को क्या पता पड़ा कि अंदर लो चाहे सरफेस पे लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है, सेम ही आता है, यानी विद्युत विभव का मान समान ही आता है। लेकिन जो सरफेस के बाहर है वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाता है, एक्सपोनेंशियली घटता जाता है। ठीक है, क्योंकि ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। तो अब इसका कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद है तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा था कितना, 0। थर्ड वाले पार्ट के लिए कितना आ रहा था, 0, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। लेकिन जब आप चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक या अंदर तक लेकर आते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम, क्योंकि आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क डन किया ही नहीं।
जैसे आप सरफेस पे पहुंचे, जैसे अंदर जा रहे हो, कोई चार्ज नहीं है आपको बाहर धकेलने के लिए, इसलिए अंदर कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता। तो अगर इसका कंबाइंड ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो 3 पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ये V की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे, और ये हमारे पास R की वैल्यू, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट में हो जाएगा ये तो R इक्वल्स टू R है, R इज लेस देन R है, और यहाँ पे R इज ग्रेटर देन R है। यहाँ पे VP कांस्टेंट है क्योंकि R कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, यहाँ पे भी VP कांस्टेंट है, तो यानी अंदर की तरफ और सरफेस पे तो VP क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसा होता है, ऐसे होता है ना, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, KQ अपॉन R के इक्वल। लेकिन यहाँ पे VP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। तो ये इसका कंबाइंड ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ कंडक्टिंग स्फीयर, यानी चालक गोला या फिर नॉन कंडक्टिंग शेल। इसके अंदर जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है वो RBSc में ज़रूर है, CBSE में आपको नहीं मिलेगा। तो अपन RBSc वाले की बात करेंगे, तो RBSc वाले नेक्स्ट लेक्चर देखिए, ये लेक्चर तो सबके लिए, लेकिन RBSc वाले नेक्स्ट लेक्चर देखिए, CBSE वालों को देखने की नीड नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।